हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के C2 प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह जो है ये भी सेशन आपके ITI इंट्रेंस एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके साइंस के हैं और इससे जो है आपके काफ़ी अधिक कंसेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे नॉलेज आप प्राप्त करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमेशा की तरह आपसे फिर से दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो के जो इस तरह का जो हम वीडियो डालते हैं वो आप देख पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी साइंस का क्या कहता है। तो माय डियर, साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, बोल क्या रहा है कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो माय डियर, आपसे हम बोलें कि ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला यदि हम आपसे पूछें F बराबर क्या होता है, तो एक तो आप बोलिएगा F बराबर सर m इंटू ए होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके लिए F बराबर आपका m1 इंटू m2 और बट्टा में r स्क्वायर होता है। क्या होता है? m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर होता है। m1 पहला द्रव्यमान होता है और m2 जो है आपका द्रव्यमान पहला होता है, और ये m2 जो है आपका दूसरा द्रव्यमान होता है। क्या होता है? दूसरा द्रव्यमान होता है। और r जो होता है आपका r, ये आपका दूरी होता है उन दोनों निकायों अर्थात दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक जो है पिंड हो गया और एक पिंड हो गया, इसका द्रव्यमान जो है आपका m1 है और इसका जो द्रव्यमान है वो आपका m2 है, और इसके बीच की जो दूरी है वो आपका r है। तो यही दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थात जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो आपका क्या लगेगा? तो वो आपका लगेगा m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, अर्थात दोनों निकायों के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है आपका बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा क्या है कि दोनों निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो माय डियर, हम आपसे पूछें कि ये निर्भर किस पर करता है? F। तो F जो है निर्भर करता है द्रव्यमान पर। पहला का द्रव्यमान, पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा को वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और आपका उसके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। यदि आप इसके पहले द्रव्यमान को कम कर दीजिएगा या बढ़ा दीजिएगा तो ये कम और बेसी होगा, और यदि आप दूरी को घटाइएगा तो इसका बल जो आएगा वो आपका अधिक आएगा, और दूरी को बढ़ाइएगा, इनके दोनों के बीच की दूरी को यदि बढ़ाइएगा तो इसका जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा इन पर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 से भाग कीजिएगा इसमें ऊपर वाला में, तो 2 से जहाँ भाग कीजिएगा तो जितना आएगा, और यदि आप 3 से भाग कीजिएगा तो जितना आएगा। तो 2 से जितना भाग कीजिएगा उतना 3 से भाग कीजिएगा, तो 3 से जो भाग कीजिएगा वो आपका तो छोटा आएगा ना 2 से। यदि आपसे हम बोले कि 5 में 2 से माय डियर भाग करो तो कितना लिखिएगा? आपका 2.5 लिखिएगा। यदि माय डियर हम आपसे बोले कि 5 में 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आप बोलिएगा? 3 एकम 3 और 3 7 यानी कि लगभग 1.7 लिखिएगा। तो यानी कि 2.5 और 1.7 में कौन बड़ा है? और ये तो बड़ा है, अर्थात 2 से यानी कम से भाग कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, और अधिक से भाग कीजिएगा तो घटेगा। अर्थात दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका जो है घटेगा। दूरी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, दूरी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। इसलिए हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि समानुपाती कहते तो समानुपाती में क्या होता है? दोनों बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा तो दोनों घटेगा। अर्थात समानुपाती कौन होता है? आपका द्रव्यमान दोनों का समानुपाती होता है। m1 और m2 दोनों ये ग्रेविटेशनल फोर्स के समानुपाती होते हैं। अर्थात द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा अर्थात द्रव्यमान भी बढ़ा है, तभी ही आपका गुरुत्वाकर्षण बढ़ा है। तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड इतना कर लिए होंगे। तो इसमें बोल रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके बीच जो है की दूरी इस पर निर्भर नहीं करता है। आप 2 से 3 कर दीजिएगा तो निर्भर करेगा, कम बेस हुई भी करेगा, तो इस पर निर्भर करता है, नहीं करता किस पर है वो आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, तो इनके द्रव्यमानों का गुणनफल पर निर्भर नहीं करता है माय डियर, करता है क्यों? क्योंकि इनके दोनों के बीच द्रव्यमान जो है M1 M2 है, तो यदि बढ़ेगा घटेगा तो ये भी घटेगा या बढ़ेगा। यदि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो गुरुत्वीय स्थिरांक, स्थिरांक मतलब जी, जिसे नियतांक कहते हैं जी। ओके, अब आप ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो डी देखिएगा तो योगफल कह रहा है, अर्थात दोनों के निकायों के जो है उनके द्रव्यमानों का जो है योगफल है उस ऊपर निर्भर करता है कि नहीं, तो ये बोल रहा है, अर्थात M1 M2 बोल रहा है, ये बोल रहा है। और सी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि जी, अर्थात गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है उस पर निर्भर करता है कि नहीं। तो माय डियर, हम आपको फॉर्मूला में एक चीज़ यहाँ पे लिखना छोड़ दिए हैं, क्या लिखना छोड़ दिए हैं? F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 इंटू M2 बटा R स्क्वायर होता है। ये जी एक नियतांक होता है, अर्थात यदि आप इस जी को हटा लीजिएगा तो ये जो है आपका समानुपाती होते हैं, इनके क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे यदि जी रखिएगा तो समानुपाती नहीं होते हैं, ये जी जो है नियतांक हो जाता है, तो आपका ये एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये नियतांक हो जाता है, तो इसलिए ये भी इस पे भी ये निर्भर करता है। यदि इसमें गुना कीजिएगा तब तो ये चेंजिंग हो जाएगा, अर्थात इस जी पे, अर्थात इस फॉर्मूला में जो भी इंक्लूड है उन सब पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। जी पर भी निर्भर करता है, M1 M2 पर भी निर्भर करता है और R पर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो उनके बीच की दूरी R पर निर्भर करता है। बी नंबर में देखिएगा तो उनके द्रव्यमानों का गुणनफल M1 M2 पर निर्भर करता है। सी नंबर में देखिएगा तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी, जिसे जी बोलते हैं हम लोग, उस पर भी निर्भर करता है। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो द्रव्यमानों का योगफल M1 M2 M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 इसमें कहीं है, इस पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। तो माय डियर, हमने अभी आपको बोला किसके समानुपाती है? जो बल होता है वो किसके समानुपाती होता है? M1 और M2। और यदि हम आपसे बोले कि ये बल जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R स्क्वायर, अर्थात दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो ये क्या होता है आपका? व्युत्क्रमानुपाती, और ये क्या हो जाता है आपका? समानुपाती, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अर्थात जब भी विपरीत वाला आए तो समझिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आपका सेम आए तो वो आपका समानुपाती है। बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, हई बढ़ेगा तो हई घटेगा, हई बढ़ेगा तो हई घटेगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आई होप कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो समानुपाती आपसे पूछ रहा है कि समानुपाती डैश के समानुपाती होती है, तो उन दोनों निकायों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो उनकी ऊंचाइयों के गुणक, ऊंचाई कहाँ इसमें आ गया माय डियर? ऊंचाई कहीं है? नहीं है, नहीं होगा। उनके आयतनों का गुणनफल, ये भी नहीं होगा। आयतन कहाँ से आ जाएगा? उनके डी नंबर में ऑप्शन में देखिएगा तो डी नंबर में क्या बोला है? उनकी ऊर्जाओं के गुणक, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में बोला है कि उनके द्रव्यमानों के गुणक, तो द्रव्यमान के गुणक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसकी पर क्या बोल रहा है कि तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तरंग की रासायनिक गुण, ऑप्शन नंबर सी देखिए तरंग के घटक, डी नंबर ऑप्शन देखिए तरंग के कार्य, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि तरंग की विशेषता लिखा है और वही आपका सही उत्तर होगा। तो माय डियर, यहाँ पे क्या तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ये सारे तो तरंग की विशेषता ही ना है। तरंग में ही तो आपका तरंग होता है और इसी तरंग में ही तो आपका ये भी होता है ना, आवृत्ति भी होता है, आवृत्ति, और इसी में तो आयाम भी होता है ना,
आयाम। और इस यही जो है आपका इसमें ही जो है तरंग धैर्य भी होता है, तरंग धैर्य भी होता है, तरंग धैर्य भी होता है। तो ये तरंग के ये सारे गुण हैं। अब गुण को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं। गुण को ही तो हम विशेषता कहते हैं, यानी कि तरंग में ही तरंग होते हैं कि इसकी तरंग क्या है, कैसी है, ये आपकी विशेषता हो गई। इस तरंग की आवृत्ति कैसी है, तो ये भी आपकी इसकी विशेषता होगी। इस तरंग की आयाम कैसा है, तो ये भी आपका आवृत्ति, ये भी आपका विशेषता ही हो गया। ये इस तरंग का तरंग धैर्य कितना है, कितना जो है आपका डेसिबल में है, क्या है, कुछ भी है, तो ये आपका जो है ये भी तरंग धैर्य जो है आपका इस तरंग का विशेषता ही हो गया। तो यहाँ पे ये विशेषता को दर्शा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो है आपका याद करने वाला चीज़ है। क्या बोल रहा है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो ओले रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था, याद रखिएगा। कब, 1676 में। कब माय डियर, 1676 में। तो 1676 विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखा रखा हुआ है और 1676, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1676 सही उत्तर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो माय डियर यदि अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपका, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो यह झूठा है। माय डियर एक प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की किरण के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या है आपका, ये आपका एक गिलास है, ठीक है, समझिए गिलास है, समझ लीजिए माय डियर, समझ लीजिए। ये आपका यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है, ये प्रकाश का किरण आ गया। अब ये प्रकाश की किरण बोल रहा है कि जब ये पानी से गिलास तक जाती है, पानी से गिलास तक जाती है, तो इसका गमन पथ तो है होगा, है होगा, है ना, गमन पथ होगा, है गमन पथ होगा। लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ से यदि अविलंब खींचे तो ये आपका अविलंब हो जाएगा, लेकिन ये कट कैसे जाएगी, अविलंब की ओर जाएगी, अविलंब की ओर चली जाएगी। तो यानी कि ये आपका अपनी वाले पथ को छोड़कर अविलंब की ओर घूम जाएगी। और विरल माध्यम में चूंकि ये विरल माध्यम है और ये आपका क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम और विरल माध्यम में आई होप कि आप जानते होंगे, जो अत्यधिक संघनित हो यानी कि जिसमें अंतराण्विक जो है स्थान कम हो वो आपका सघन माध्यम, और जिसमें अंतराण्विक स्थान अधिक हो वो आपका विरल माध्यम। तो कंपेयर की बात है, जहाँ जहाँ आप कंपेयर कीजिएगा, जिस तरह कंपेयर कीजिएगा उस तरह इसको आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपका पानी और कांच में बात करें सघन और विरल का, तो आपका पानी हो जाएगा विरल और सघन हो जाएगा कांच। और कांच और हीरा का बात करें तो कांच हो जाएगा सघन और वहाँ पे जो है कांच हो जाएगा विरल और वहाँ पे हीरा जो हो जाएगा सघन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर का बात है, जिस तरह जिससे कंपेयर कीजिएगा वो वहाँ पे विरल और सघन चेंजिंग होते रहेगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये आपका जैसे किरण गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अविलंब की ओर मुड़ गया। और दी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और गति बढ़ेगी, तेजी से जाएगा। यहाँ पे आएगा तो देखा कि सघन माध्यम, ओ बाबा सघन माध्यम, तो धीरे धीरे जब बढ़ेगा, धीरे तो बढ़ेगा। अब यानी कि जिससे मान लेते हैं अब आप पानी में कूदिएगा, छलांग लगाते हैं नहाने के लिए, पानी में जब भी नदी में या पोखरा वगैरह में नहाते होंगे तो वहाँ पे छलांग लगाते हैं, तो पानिया में जब जाते हैं तो पानिया में धीरे ही तो जाते हैं, धीरे जाते हैं। जब पानी में कूदते हैं तो आपको चोट नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि आप पानी में जैसे ही कूदते हैं वहाँ से आप तल तक धीरे जाते हैं। तो यही कंडीशन इस प्रकाश के साथ ही होता है। ये भी छलांग लगाया इस पानी में, तो ये भी जो पानी में जैसे ही छलांग लगाया इसकी गति धीमी हो गई, और ये गति धीमी हो गई और ये जो है धीरे जाने लगा, और वो भी कैसे, अपने पथ से भटक कर अभिलंब की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट नहीं होगा, अनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है, तो सामान्य से दूर जा रही है, अभिलंब है तो सामान्य से दूर जा रही है, सामान्य की ओर तो आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिएगा तो सामान्य की ओर धीमा हो जाती है, तो यहाँ पे सी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, सामान्य की ओर धीमा हो जाती है। तो सामान्य यानी कि इधर बढ़ रही है और धीमा भी गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई किया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए होंगे। डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्य से दूर और धीमा। तो सामान्य से दूर तो नहीं जा रही है, धीमा जा रही है लेकिन दूर नहीं जा रही है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका,
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी हम वायरिंग वगैरह कराते हैं घर में, उसमें जो धारा नियंत्रक होता है, धारा नियंत्रक का मतलब है क्या, रेगुलेटर। रेगुलेटर आप समझते हैं, रेगुलेटर जो पंखा को तेज और बेस और कम करता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पंखा को तेज या कम ना करता है, ऊपर सीलिंगवा फैनवा लगाते हैं तो आप बोर्डवा में क्या लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं। तो रेगुलेटरवा को जैसे तेज करते हैं वैसा ही पंखा तेज होता है, जैसे स्लो करते हैं वैसा ही स्लो होता है। तो वो आपका धारा नियंत्रक है, वो ही आपका रेगुलेटर बोला जाता है, उसको ही हम धारा नियंत्रक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसका आपका रेगुलेटर है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या बोल रहा है कि उस रेगुलेटर का प्रयोग डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो हम काची के परिवर्तित किए हैं, पंखवा खातिर रेगुलेटर लगाते हैं, तो पंखे के तेज या कम करते हैं। तो पंखा हमारे लिए क्या है, वहाँ पे आपका प्रतिरोध है। पंखा हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, ये जो भी आपके टीवी वगैरह चलते हैं, ये सारे के सारे आपके जो है प्रतिरोध होते हैं। तो इन्हीं को हम लोग तो तेज और बेस तेज और कम करने के लिए करते हैं। तो पंखा क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को कम और बेस करने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, अर्थात धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा जो नियंत्रक जो है प्रतिरोध को कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। अर्थात जब लिटमस जो विलियन होता है न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तो क्या होगा, न अम्लीय होगा, न अम्लीय और न ही क्षारीय होगा, न ही क्षारीय होगा। दोनों में से कौनो ना होगा तो क्या होगा माय डियर, उदासीन तो होगा ना, उदासीन ना होगा। पीएच स्केल पर 0 हो गया, इधर क्या हो गया आपका, इधर आपका कितना हो गया, 1 से लेकर 6 तक हो गया, इधर 7 हो गया, ये आपका 8 से लेकर 14 तक हो गया, ये आपका अम्लीय हो गया, ये आपका क्षारीय हो गया। न अम्लीय हुआ न क्षारीय हुआ, तो क्या हुआ, उदासीन हुआ। तो उदासीन हुआ तो उदासीन में उसका रंग क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। तो रंग क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर जो है बैगनी, ये आपका सही उत्तर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। तो इसको आपको याद रखना है, अजनबी गैस जीनोन को कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको, जीनोन को अजनबी गैस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा, जीनोन विल बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, जीनोन याद रखिएगा, जीनोन को अजनबी या जो है आपके क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, माइंड पे नहीं आ रहा है, एलियन वगैरह नहीं बोलते हैं, एलियन वगैरह की एलियन वगैरह उतना है तो एलियन गैस ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अजनबी एलियन गैस आपको जो है जीनोन को बोलते हैं। अजनबी या एलियन गैस किसे बोलते हैं, जीनोन को बोलते हैं। अजनबी या एलियन गैस किसे बोलते हैं, जीनोन को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9th नंबर, सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जाता है। में छूट गया है, मिस प्रिंट वगैरह हुआ है, मिस टाइप हुआ है, तो यहाँ पे आपको में जोड़ लेना है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जाता है, किस में किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, तो पेयजल के कीटाणु शोधक के लिए। तो पहले वॉशिंग सोडा का हम रासायनिक सूत्र आपको बताएं, तो आप क्या लिखिएगा, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। यही तो आपका वॉशिंग सोडा या फिर धोवन सोडा या फिर धोने का सोडा कहा जाता है इसको। तो ये आपका धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा इसको कहा जाता है, यानी कि इसका नाम है वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा। तो यहाँ पे आपका पेयजल के लिए इसमें कीटाणुनाशक, तो कीटाणुनाशक के लिए आपका क्लोरीन होना चाहिए। तो इसमें क्लोरीन कहीं दिख रहा है, क्लोरीन नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, अनकरेक्ट हो गया। बी नंबर बोला है कि पकाने के लिए, तो पकाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है माय डियर, खाबर सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खाबर सोडा का मतलब क्या है, बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसका प्रयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए, बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है,
ठीक है। तो ये आपका बी नंबर के लिए होगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। सी नंबर बोल रहा है कि कठोर जल को नरम करने के लिए, डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल पर उत्पादन के तौर पर, ये नहीं होगा। सी नंबर देखिएगा तो सी नंबर बोल रहा है कि कठोर जल को नरम करने के लिए। तो वॉशिंग सोडा का मतलब क्या, सरफ का इस्तेमाल किए हैं, सरफवा को घोलते हैं तो वो पहले जो पनिया रहता है, पनिया में घोलते हैं तो पनिया पहले कठोर रहता है, जब सरफा को घोल देते हैं तो नरम होता है। तो कठोर जल को नरम करने के लिए आपका वॉशिंग सोडा का यूज होता है, उपयोग होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वॉशिंग सोडा का उपयोग इसमें क्या होता है, तो कठोर जल को नरम जल में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है क्या है, बोल रहा है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है। प्याज काटते हैं तो आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर होता है माय डियर। किस क्या होता है, सल्फर होता है। तो यहाँ पे सल्फर विल भी करेक्ट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देन आई होप आपको ये भी पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। 10 ही क्वेश्चन था। अब अगर आगे से जो भी वीडियो लेके आएंगे उसमें 15 यानी कि जो है 5 क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, 15 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे कि ये जो है 10 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम जो है टाइम में बन रहा है, अर्थात ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन 15 को लेकर चलेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जिससे जो है काफ़ी अधिक जो है हम एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 का था, अब आगे से 15 क्वेश्चन का हम लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, इससे जुड़े जो भी कंसेप्ट होगा हुआ होगा आपको जो है अच्छा लगा होगा और उससे आप कुछ नॉलेज प्राप्त किए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन का अंत यहीं पे करते हैं। चैनल पे नए हैं तो फिर से आपसे एक गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे और वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।